हेलो एवरीवन। अपने पिछले वीडियोस में हमने कॉटन और वूल फाइबर के बारे में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी यूजेस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेशम यानी सिल्क फाइबर के बारे में। रेशम का रेशा एक विश्वव्यापी रेशा है, यूनिवर्सल फाइबर है और इसको क्वीन ऑफ फाइबर्स भी कहा जाता है, यानी रेशों की रानी, क्वीन ऑफ फाइबर्स। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये रेशा बहुत सारे अद्वितीय गुणों से सुसज्जित होता है, या इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इसको दूसरे रेशों से बहुत बेहतर और विलक्षण दिखाती हैं। जैसे ये देखने में बहुत ही सुंदर होता है, बहुत आकर्षक सी चमक लिए हुए होता है, और इसको जब हम यूज़ करते हैं या इसको जब हम काम में लेते हैं तो छूने पर बहुत ही कोमल प्रतीत होता है, देखने में बहुत रिच लुक होता है, बहुत ही कोमल है, बहुत ही आकर्षक ये रेशा लगता है, या इससे बने हुए वस्त्र लगते हैं। बहुत राजसी वैभव देने वाला वस्त्र है और इसके साथ साथ इसकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं, इसीलिए इसे क्वीन ऑफ फाइबर्स कहा जाता है। और अगर ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखें तो ये बहुत पुराने समय से ही हम अपनी जब प्राचीन ग्रंथों को देखते हैं, रामायण, महाभारत, इन कालों में भी रेशम से बने हुए वस्त्रों का विवरण दिया गया है या उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश में रेशम का प्रयोग बहुत ही प्राचीन काल से होता रहा है, और विशेष रूप से राजसी वर्ग के लिए, जो हाई क्लास पीपल होते थे उस समय पर भी, उनके लिए ये काम में लिया जाता था, और उसका कारण है ये रेशा काफ़ी महंगा होता था। जब हम इसके उद्भव की बात करते हैं, ओरिजिन की, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, तो इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है। यूँ तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो कहानी ये बताती है कि रेशम का जो आविष्कार है वो चीन में हुआ था, और चीन में एक रानी थी, ईसा से लगभग 2500 साल पहले। रानी का नाम था सी लिंग ची। ये रानी जब अपने गार्डन में चाय पी रही थी शहतूत के पेड़ों के नीचे, तो उनके चाय के कप में एक कीड़ा आकर के गिरा, और क्योंकि चाय एकदम गर्म थी तो उस कीड़े के ऊपर से कुछ रेशे निकलने लगे। इन रेशों को जब इकट्ठा किया, ये एक बहुत ही लंबा फिलामेंट था, तो इसको जब इकट्ठा किया तो ये बहुत अच्छे फिलामेंट या रेशे के रूप में या धागे के रूप में काम में लेने लायक था, और इसीलिए वहीं से रेशम के रेशे का आविष्कार हुआ, जिसको वस्त्र निर्माण के लिए काम में लिया जाने लगा। बहुत अरसे तक, बहुत सदियों तक कह सकते हैं, चाइना ने इस टेक्निक को अपने पास छुपाए रखा, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ देशों ने वहाँ से कोकून्स को, कुछ भिक्षुक थे, मॉन्क्स थे, उन्होंने उन कोकून्स को, उन रेशों को चुराया और चुरा कर के अपने देशों में ले गए जब वो यात्रा पर आते थे, और उसके बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में ये फैलने लगा। जापान ने इसके मामले में, रेशम के उत्पादन में बहुत प्रगति की, और आज वर्तमान में जापान पहले स्थान पर है रेशम के उत्पादन में, और भारत का जो स्थान है वो चौथा है। रेशम से बने हुए वस्त्रों के बारे में ऐतिहासिक इनकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। बहुत महंगे वस्त्र होते हैं, धनाढ्य वर्ग के लिए होते हैं, और इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ नहीं किया जाता है। हालांकि अब वर्तमान समय में जैसे जैसे आर्थिक स्तर अच्छा हो रहा है लोगों का, तो इन रेशों को काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाने लगा है। अब हम जानते हैं इसके उत्पादन की प्रक्रिया के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिल्क फैब्रिक्स। तो सिल्क का, रेशम का जो रेशा है, उसका उत्पादन करने की प्रक्रिया बहुत ही साधारण है, लेकिन
इसका जो मुख्य घटक है, मुख्य पहलू है, वो है रेशम के कीड़ों को पालना और इसे कहा जाता है सेरीकल्चर। सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्टेप है सेरीकल्चर, रेशम के कीड़ों को पालना। रेशम का रेशा एक विशेष प्रकार के कीड़े के द्वारा निर्मित किया जाता है और उस कीड़े का नाम है बॉम्बिक्स मोरी। बॉम्बिक्स मोरी नाम का कीड़ा होता है और ये कीड़ा शहतूत के पेड़ पर पलता है, शहतूत की पत्तियों को खाता है। शहतूत की पत्तियों को खाने के कारण इसका वजन बढ़ता जाता है और फिर उसके बाद ये अपने मुंह से लार निकालता है, जिसको रेशम के रेशे के रूप में एकत्रित कर लिया जाता है। इस कीड़े की जीवन अवस्था की, जैसी सामान्य रूप से किसी भी कीड़े की जीवन अवस्था की 4 स्टेजेस होती हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। उसी तरीके से इस कीड़े के भी जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं। अंडा और लार्वा 2 शुरुआती अवस्थाएं होती हैं, तीसरी अवस्था है प्यूपा। प्यूपा सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है क्योंकि इसी अवस्था में ये शहतूत की पत्तियों को खाकर अपने वजन का 1000 गुना, कई हजार गुना तक पत्तियों को खा जाता है और उसको खाने के बाद में ये इसके मुंह के 2 छेद होते हैं, उन छेदों में से रेशे या लार निकालता है। अब लार, क्योंकि 2 छेद हैं तो 2 स्ट्रैंड्स लार के निकलते हैं। एक होता है फाइब्रिन प्रोटीन का और दूसरा होता है गोंद का, सिरेसिन गोंद का। तो 2 चीज़ें इसमें हैं, एक तो फाइब्रिन प्रोटीन और दूसरा गोंद है सिरेसिन। ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के समानांतर चलते हैं और फिर इसकी शरीर के चारों तरफ ये अपने शरीर को 8 के आकार में हिलाता है, दाएं बाएं घुमाता है। तो इस तरीके से इसके बॉडी के चारों तरफ ये रेशे लिपटते जाते हैं और धीरे धीरे हवा के संपर्क में आकर के सूख जाते हैं। तो उस सूखने के बाद में इस अवस्था में इसे कहा जाता है कोकून। ये कोकून की अवस्था है और इस अवस्था में इन कोकून्स को इकट्ठा कर लिया जाता है और उसके बाद में इन्हें रेशम का रेशा निर्माण करने के लिए काम में लिया जाता है। लेकिन अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा, चौथी अवस्था इसकी आगे की जनरेशन के लिए है कि आगे भी ये कीड़े अगर हम सबको काम में ले लेंगे, नष्ट कर देंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इनमें से जो अच्छी क्वालिटी के कोकून्स होते हैं उनको छांट करके अलग कर लिया जाता है और उनको आगे ब्रीडिंग के लिए या आगे नए कीड़ों के उत्पादन के लिए काम में लिया जाता है और बाकी कोकून्स को इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये इसकी फर्स्ट स्टेज है, सेरीकल्चर या रेशम के कीड़ों को पालना। सेकेंड स्टेज है कोकून्स की छटाई। या सॉर्टिंग ऑफ कोकून्स। अब इस स्टेज पर कोकून्स को छांटा जाता है उनके वजन के आधार पर, उनके ऊपर जो रेशा लिपटा हुआ है उसकी क्वालिटी के आधार पर कि कैसा रेशा होगा। तो जो लोग एक्सपर्ट हैं इसके, वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, देखते हैं और फिर उस आधार पर, उनके वजन के आधार पर पहले तो नर और मादा रेशों को या कोकून्स को अलग कर लेते हैं और उसके बाद में उनमें से भी क्वालिटी वाइज कोकून्स को अलग अलग ग्रेड्स में या अलग अलग ढेरों में इकट्ठा कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है गोंद ढीला करना।
गोंद ढीला करना, क्योंकि अब हम ये जानते हैं कोकून्स के ऊपर रेशा भी लिपटा हुआ है और उसके साथ में गोंद भी है। दोनों के 2 स्ट्रैंड लगातार कंटिन्यूअस चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं। तो उन्हें कोकून्स के ऊपर से अलग करने के लिए गोंद को ढीला करने की प्रक्रिया की जाती है, और ये प्रक्रिया बहुत ही खराब प्रक्रिया है, जिसकी वजह से रेशम का विरोध भी कई जगह कई संगठनों ने उठाया है। क्योंकि इस प्रक्रिया के अंदर गोंद ढीला करने के लिए कोकून्स को उबलते हुए पानी में डाला जाता है, जिसकी वजह से गोंद पिघल करके अलग होने लगता है और फिर वो रेशे ढीला पड़ने लगते हैं, ढीले होने लगते हैं। तो ये गोंद ढीला करने की प्रक्रिया में कोकून्स को, क्योंकि जब उबलते हुए पानी में डाला जाता है तो कोकून्स या उनके अंदर का कीड़ा मर जाता है, और ये बहुत ही प्रकृति के विरुद्ध एक कार्य है। कीड़ों को मारना बहुत ही जघन्य कार्य है, इसीलिए बहुत सारे लोग रेशम का प्रयोग करना पसंद भी नहीं करते हैं। तो ये प्रक्रिया है जिसके माध्यम से गोंद को ढीला किया जाता है, और फिर इसके ऊपर हल्का हल्का ब्रश चलाया जाता है, और ब्रश चला करके धागों को लपेटने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो नेक्स्ट इज रीलिंग या धागे को लपेटना। अब जब इनके ऊपर धागे को लपेटा जाता है, लपेटने की प्रक्रिया की जाती है, तो उस समय पर इस पर हल्का सा ब्रश चलाते हैं। ब्रश चलाने से उसका जो आखिरी किनारा है वो मिल जाता है, और उस आखिरी किनारे को लेकर के पूरा स्ट्रैंड खींचते हैं और उसको फिर रील पर लपेटते हैं। लेकिन क्योंकि ये रेशा बहुत ही बारीक है, बहुत कोमल है, इसीलिए सिंगल फिलामेंट को नहीं लपेटा जाता है। नॉर्मली कम से कम 4 फिलामेंट्स को एक साथ लेकर के या तो उनमें ट्विस्ट डालकर या बिना ट्विस्ट के ही उनको लपेटा जाता है। कई बार 4 से ज़्यादा फिलामेंट्स या स्ट्रैंड्स भी एक साथ ले लिए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है गांठें तैयार करना या बेलिंग। हमने जब कपास को पढ़ा था उस समय पर ये पढ़ा था कि जो भी रेशे हैं उनके बंडल्स बना लिए जाते हैं। तो इसी तरीके से रेशम की भी जो हमने रीलिंग की है फिलामेंट्स की, उनको लच्छियों के रूप में लिया जाता है और फिर उनको पैकेट्स या बंडल्स बना दिए जाते हैं। कपास का जो पैकेट होता है उसकी बजाय इसमें छोटी छोटी बुक्स बनाई जाती हैं, यानी रेशम का जो पैकेट है रेशे का फिलामेंट्स का, उन्हें कहा जाता है बेल्स, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है बेलिंग। बेलिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप है धागा बनाना या यार्न मैन्युफैक्चरिंग। रेशम के रेशे को जब हम बहुत सारे फिलामेंट्स को एक साथ इकट्ठा करते हैं और उनको एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है, और फिर उसके बाद उसकी कताई की प्रक्रिया की जाती है। इसमें क्योंकि रेशे बहुत लंबे हैं, कई फीट तक लंबे होते हैं अपने आप ही, लगभग ये 1000, 1200, 1400 फीट तक लंबा रेशा होता है, इसीलिए इनको ना तो कार्डिंग की ज़रूरत होती है, ना ही कॉम्बिंग की ज़रूरत होती है, ना इनमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट देने की ज़रूरत होती है। तो कई तरीके से रेशे बनाए जाते हैं। अगर मजबूत रेशा है तो सिंगल स्ट्रैंड को काम में लिया जाता है, या तो ट्विस्ट देकर या बिना ट्विस्ट के, या फिर कुछ स्ट्रैंड्स को एक साथ लेकर के और उनमें हल्की सी ट्विस्टिंग करके फिर उनको काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से रेशम के कई तरीके से धागे बनाए जा सकते हैं, जैसा उसका उपयोग में उसको लिया जाना है उस तरीके से इसे काम में लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है गोंद हटाना या डीगमिंग। धागा बनाने की प्रक्रिया में कई बार इसको साबुन के गर्म पानी में भी या गुनगुने पानी में डाला जाता है ताकि गोंद थोड़ा सा ढीला हो जाए। नेक्स्ट स्टेप है गोंद हटाना या डीगमिंग। अब क्योंकि गोंद उसमें पूरे टाइम चिपका रहेगा तो वो रेशा हमेशा चिपचिपा रहेगा, और इसीलिए गोंद हटाने के लिए इसको साबुन के घोल में
थोड़ा सा उबाला जाता है या गर्म कर दिया जाता है, जिससे गोंद ढीला पड़ जाता है। फिर इसको साफ पानी से धो करके और सुखा दिया जाता है छायादार स्थान पर। इस प्रक्रिया में गोंद को हमेशा पूरा नहीं हटाते हैं, क्योंकि पूरा हटाने पर रेशे एकदम रूखे और खुरदुरे हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ी सी मात्रा में गोंद को छोड़ दिया जाता है और उस स्थिति में रेशे बहुत ही आकर्षक, चमकदार और भव्य दिखाई देने लगते हैं। इनका वजन बहुत हल्का होता है और बार बार हम ये पढ़ चुके हैं कि ये बहुत ही नाजुक और कोमल रेशे होते हैं। तो गोंद हटाने के बाद ये अपने आकर्षक स्वरूप में आ जाते हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के धागे के रूप में बन जाते हैं। लेकिन क्योंकि इनका वजन बहुत कम होता है, इसीलिए एक तो वजन कम होने के कारण इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है और दूसरा इनका रखरखाव और देखभाल भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक प्रक्रिया इस पर की जाती है, उसे कहा जाता है वजनीकरण या वेटिंग ऑफ सिल्क। अर्थात इसके अंदर कुछ वजन ऐड किया जाता है। रेशम के रेशों को बहुत हल्का होने के कारण बहुत ज़्यादा काम में नहीं ले सकते हैं। इनसे कपड़ा बनाना भी मुश्किल हो जाता है, उसको मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए या उस प्रभाव को निष्फल करने के लिए इनमें वजनीकरण किया जाता है। वजनीकरण के लिए रेशम के जो रेशे होते हैं उनको धातुओं के साथ सटा करके पास किया जाता है। तो धातु की शीट्स होती हैं और इसके लिए जो धातुएं काम में आती हैं उनमें है लोहा और टिन। मुख्य रूप से इन धातुओं को काम में लिया जाता है और फिर उनको, जैसे ये धातु की शीट है तो फिलामेंट को यहाँ से या यार्न को उसके साथ से सटा करके निकाला जाता है। इस प्रक्रिया से रेशम के धागे के अंदर धातुओं के कण समा जाते हैं और उसकी वजह से वजन भी बढ़ जाता है और उसको मेंटेन करना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगर ये धातु की मिलावट एक निश्चित सीमा से ज़्यादा हो जाए तो क्वालिटी ख़राब हो जाती है और रेशे या धागे उस स्थान पर फटने लगते हैं, कटने लगते हैं जहाँ धातु ज़्यादा हो। तो अगर बहुत ज़्यादा, इसकी एक लिमिट है कि इसके ओरिजिनल वेट का 15% तक, 15% तक धातु इसमें मिलाई जाना परमिसिबल है। अगर उससे ज़्यादा होगी तो उसको मिलावट के अंदर माना जाएगा और क्वालिटी भी काफ़ी ख़राब हो जाती है और वस्त्र बहुत लंबे समय तक टिकते नहीं हैं। इसीलिए जो इसकी फिक्स्ड रेंज है उस रेंज तक ही इसको करना चाहिए। नेक्स्ट है ब्लीचिंग या विरंजन। अब क्योंकि रेशम का रेशा जो कोकून से या कीड़े से प्राप्त हो रहा है उसका कलर प्योर वाइट नहीं है। जनरली ये ऑफ वाइट होते हैं, क्रीम कलर के हो सकते हैं, लाइट येलो कलर के हो सकते हैं या ब्राउन कलर के हो सकते हैं। तो कई बार तो ये अपने ओरिजिनल कलर में ही इतने आकर्षक होते हैं, इतने सुंदर होते हैं कि उनको डाई की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए ब्लीच भी नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर हमें इन्हें डाई करना है, अलग अलग रंगों में बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले इनका जो ओरिजिनल कलर है उस कलर को हटाया जाना ज़रूरी है, ताकि जो रिक्वायर्ड शेड है वो मिल सके, जो शेड एग्जैक्ट हमें चाहिए वो शेड मिल सके। तो इसीलिए इनको ब्लीच किया जाता है। ब्लीचिंग की प्रक्रिया यानी रंग हटाने की प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत इस पर ब्लीचेस का प्रयोग किया जाता है। अब क्योंकि ये बहुत कोमल रेशा है तो इस पर किसी भी कठोर ब्लीच का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जैसे मृदु ब्लीच का प्रयोग किया जाना अच्छा रहता है, श्रेष्ठ रहता है। नेक्स्ट प्रक्रिया है डाइंग या रंगाई और छपाई। अब क्योंकि हमें अलग अलग कलर्स में चाहिए रेशम, तो उसके लिए अलग अलग कलर्स का प्रयोग किया जाता है। इसको रंगने के लिए एसिड डाइज भी ठीक होते हैं, बेसिक डाइज भी इसके लिए सूटेबल है, और न्यूट्रल जो उदासीन प्रकृति के रंजक हैं, मतलब अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों प्रकृति के डाइज या रंजक इसके लिए उपयुक्त होते हैं। सभी से बहुत अच्छी कलर्स के प्रति इसकी एफिनिटी है, इसका लगाव है। कलर इस पर जब एक बार आ जाते हैं बहुत अच्छे शेड्स आते हैं और वो पक्के रहते हैं, जनरली इस पर से हटते नहीं हैं। फिर अगर हमें प्रिंट करना है, इसको अलग अलग प्रिंट्स में चाहिए, तो छपाई की प्रक्रिया की जाती है। ब्लॉक प्रिंटिंग भी हो सकती है, स्क्रीन प्रिंटिंग भी, कई तरह की जो छपाइयाँ हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे
छपाई के प्रकार के बारे में, तो बहुत सारी वैरायटी में इसको प्रिंट किया जा सकता है और परमानेंट प्रिंटिंग इस पर की जा सकती है। और लास्ट इसके निर्माण की प्रक्रिया में आता है फिनिशिंग या परिसज्जा। परिसज्जा वो प्रक्रिया है जिसमें वस्त्र के अंदर कोई भी गुण अगर कम है या जो गुण हैं उनको और बेहतर बनाना है, उसके लिए काम में लिए जाने वाले प्रोसेस को कहा जाता है परिसज्जा। तो रेशम के रेशे में अपने आप में ही इतने सारे अच्छे गुण समाहित हैं कि इसको किसी भी तरह की परिसज्जा की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में ही ये बेहतरीन एक रेशा है। तो इस प्रकार रेशम के कीड़े से रेशम के वस्त्र के निर्माण की प्रक्रिया और उसकी छपाई रंगाई की प्रक्रिया चलती है, जिसके स्टेजेस को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है सेरिकल्चर या रेशम के कीड़ों को पालना। रेशम का कीड़ा होता है बॉम्बिक्स मोरी, जो शहतूत के पेड़ की पत्तियों को खाता है और शहतूत के पेड़ पर ही पलता है। उसकी जो थर्ड स्टेज है प्यूपा, उस अवस्था में कोकून्स बनते हैं और ये कोकून्स रेशे के निर्माण के लिए काम में लिए जाते हैं। उसके बाद में इसका गोंद कोकून्स को छांट लिया जाता है, उनको उबाल करके गोंद को ढीला किया जाता है। उसके बाद उनकी रीलिंग या लपेटने की प्रक्रिया होती है। फिर इनकी बुक्स बनाई जाती हैं, यानी लच्छियाँ और बंडल्स बनाए जाते हैं। उसके बाद में बंडल से धागा बनाया जाता है। धागा बनाने के बाद में गोंद को हटाने का काम होता है। इसके बाद उसका वजन बढ़ाया जाता है, देन ब्लीचिंग, फिर रंगाई और छपाई, और अंत में परिसज्जा की इसको कोई आवश्यकता नहीं है। ये है रेशम के रेशे के उत्पादन की या वस्त्र के उत्पादन की प्रक्रिया। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपको पूछने हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसको और अच्छे से समझ सकते हैं।